द फ्लाइंग सिख नाम से मशहूर मिल्खा सिंह का जन्म 1932 में लायलपुर में हुआ। हिंदुस्तान पाकिस्तान बंटवारे में हुए कत्लेआम से बचते बचाते वो हिंदुस्तान आ गए। बंटवारे के वक्त हुए दंगों ने उनसे माँ बाप समेत तमाम नातेदार छीन लिए। हिंदुस्तान पहुंचकर उनके लिए जिंदगी की राह मुसीबतों और चुनौतियों से भरी रही। 1953 में मिल्खा सिंह भारतीय सेना में भर्ती हो गए। सेना में रहकर मिल्खा सिंह ने 400 मीटर दौड़ की तैयारियां शुरू कर दी। 400 मीटर स्प्रिंट। चैंपियन मिल्खा सिंह। 1957-58 में मिल्खा सिंह ने कई रिकॉर्ड अपने नाम किए। टोक्यो एशियाई खेलों में भी उन्होंने 400 और 200 मीटर की दौड़ में रिकॉर्ड बनाया। कार्डिफ में 1958 के कॉमनवेल्थ खेलों में उन्होंने 400 मीटर की दौड़ का गोल्ड मेडल जीता। उस दौड़ के बाद पूरी दुनिया में मिल्खा सिंह के नाम का डंका बजने लगा। 1960 के रोम ओलंपिक में मेडल न ला पाने का पछतावा आज भी मिल्खा सिंह को सालता है। मिल्खा सिंह ने अपने देश के लिए सबसे ज्यादा सफलताएं अर्जित की हैं। अस्सी अंतर्राष्ट्रीय दौड़ों में 77 दौड़ें जीत चुके मिल्खा सिंह आज एक लिविंग लेजेंड हैं। मिल्खा जी, बहुत बहुत स्वागत है प्रोग्राम में। थैंक यू वेरी मच जी, बहुत खुशी है कि आप मेरे घर पे आए हैं। हमें भी बहुत खुशी है, बेहद खुशी और बहुत शौक के साथ हम आपके सामने हाजिर हैं। हमें बताइए कि जिंदगी का जो मैदान आपने चुना वो खेल का मैदान है और खेल में हार और जीत बराबर उसकी उम्मीद बनी रहती है और इसी को कहा जाता है कि आप स्पोर्टिंग स्पिरिट से खेलें। आपकी जीतों के बारे में हमने तो सब पूरी दुनिया ने सुना हुआ है, हमें अपनी हारों के बारे में बताइए। पहली बात तो ये है कि आपका वैसे तो 20 चैनल हैं यहाँ हिंदुस्तान के अंदर, मगर जो आपका चैनल कभी कभी मुझे सुनने का मौका मिलता है तो मुझे मज़ा आ जाता है सुन के। जी शुक्रिया। मैं आपको सही बता रहा हूँ जी कि आप सही स्टोरी हिंदुस्तान की जो है वो बता देते हैं। अब बात ये है कि भी मिल्खा सिंह का जीवन जो है खुली किताब है जी। अगर आज मैं अपने जीवन के बारे में कहूँ तो मैं कहता हूँ कि ये सारी चीज़ फजूल है, क्योंकि कोई भी इंडियन ऐसा नहीं है, चाहे कोई ऑस्ट्रेलिया में रहता है, इंग्लैंड में रहता है, अमेरिका में रहता है, कहीं भी रहता है, उनको मिल्खा सिंह के जीवन के बारे में मालूम है जी। तो अब बात यह है कि मिल्खा सिंह का जीवन तो बीत गया। जो मेरे टाइम के लोग थे वो अच्छी तरह से जानते थे, जो 80 से ऊपर हैं या 80 के आसपास हैं, उनको मालूम है कि मिल्खा सिंह ने कितना हार्डवर्क किया और किस तरह से वो ऊपर आया। मगर जो आजकल की जनरेशन है उनको मिल्खा सिंह के बारे में, जो लोग 60 से नीचे हैं, जो पार्टीशन से पहले पैदा नहीं हुए, पार्टीशन के बाद पैदा हुए, उनको नहीं मालूम कि मिल्खा सिंह का जीवन किस तरह से बना और किस तरह से गुजरा। जी जी। तो मैं तो इसीलिए चूंकि ये बातें आपने बार बार दोहराई होंगी टीवी चैनलों के सामने, अखबारों के सामने, दूसरे दीगर जगहों पर, आपने अपनी किताब भी पूरी लिख दी है, लेकिन ये मौका है जिसके ज़रिए हम पार्लियामेंट के इस चैनल के ज़रिए दूर दूर तक, इतना बड़ा विशाल लोकतंत्र है जिसमें दूर दूर तक लोग सैटेलाइट के ज़रिए और कंप्यूटर के ज़रिए टेलीविज़न देख रहे हैं। आप हमें एक सरसरी तौर पर अपनी ज़िंदगी के शुरुआती बरसों के बारे में बताइए। मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि आप शेर व शायरी के अंदर बिलीव करते हैं कि नहीं? शेर व शायरी भी जी बिल्कुल बिलीव करते हो जी ना? जी ज़रूर। तो एक उर्दू का शेर आपको सुनाते हैं हम, वो ये है कि हाथ की लकीरों से जिंदगी नहीं बनती। हाथ की लकीरों से जिंदगी नहीं बनती। हाथ की लकीरें अगर आप ज्योतिषी को जाकर दिखलाओ तो ज्योतिषी जो है आपको दुनिया से बड़ा आदमी बना देता है। वो कहता है जी आप प्राइम मिनिस्टर बन जाओगे, आप मिनिस्टर बन जाओगे, आप डॉक्टर बन जाओगे, आप इंजीनियर बन जाओगे। ये शेर जो है हर फील्ड के अंदर लागू होता है, चाहे कोई डॉक्टर है, चाहे कोई इंजीनियर है, चाहे कोई पॉलिटिशियन है, चाहे कोई स्पोर्ट्समैन है, ये शेर उन पे लागू होता है।
वो शेर ये है, मैं कंप्लीट करता हूँ, फिर इसका मतलब आप अपने आप निकालिएगा और मैं भी बता दूंगा आपको। वो ये है कि हाथ की लकीरों से ज़िंदगी नहीं बनती, अज़म हमारा भी कुछ हिस्सा है ज़िंदगी बनाने में। जी अज़म उर्दू का लफ्ज़ है, आप तो उर्दू जानते हैं। जिस इंसान के अंदर विल पावर है, जिस इंसान के अंदर हार्ड वर्क करने का मादा है, जिस इंसान के अंदर डिसिप्लिन है, करैक्टर है, वो इंसान जो है ज़मीन से उठ के आसमान को छू सकता है। बहुत अच्छी बात कहते हैं आप। और वो इंसान जो है ज़ीरो से हीरो बन सकता है। मिल्खा सिंह की मिसाल आपके सामने है, आज आपके सामने बैठा है। सारी दुनिया में मिल्खा सिंह का नाम है। क्यों? कि मिल्खा सिंह मौत से लड़ा है। मिल्खा सिंह के अंदर विल पावर थी, मिल्खा सिंह के अंदर हार्ड वर्क करने का मादा था, वो उसने किया और बन के दिखाया। अब ओलंपिक गेम्स होती हैं, एशियन गेम्स होती हैं, कॉमनवेल्थ गेम्स होती हैं। आप हैरान होंगे, मैं आपको ये बात सुनाना चाहता हूं कि जब से हमारा देश आज़ाद हुआ है 1947 से लेके आज तक, हिंदुस्तान के अंदर एथलेटिक की बात कर रहा हूं, रनिंग की बात कर रहा हूं, हिंदुस्तान के अंदर सिर्फ 5-6 खिलाड़ी हुए हैं जो फाइनल में पहुंचे हैं, मगर देश के लिए मेडल नहीं ले पाए। मेडल हमारे हाथ से गिर गया। मिल्खा सिंह पहले नंबर पे 1960 रोम ओलंपिक में दौड़ा, और लोग ये कहते थे, सारी दुनिया को मालूम था, क्योंकि जब दौड़ने से पहले आपका रिकॉर्ड बन जाता है। मैंने 80 इंटरनेशनल रेसेस सारी दुनिया में दौड़ी और 80 में से 77 जीती। तो सारी दुनिया को ये यकीन था कि अगर रोम ओलंपिक के अंदर 1960 के अंदर 400 मीटर के अंदर कोई गोल्ड मेडल जीतेगा तो सिर्फ इंडिया का मिल्खा सिंह है, वही जीतेगा और कोई नहीं जीत सकता। भरोसा हो गया था सारी दुनिया को, क्योंकि आप 80 इंटरनेशनल रेसेस दौड़ते हैं और 80 में से 77 जीत जाते हैं, तो सबको मालूम होता है कि यही आदमी जीतेगा और कोई नहीं जीत सकता। तो ये मेरी बैड लक थी, इंडिया की बैड लक थी कि वो गोल्ड मेडल मेरे हाथ से गिर गया। और अभी तक मेरे मन में ये है कि ये दुनिया छोड़ने से पहले मैं देख के जाऊं कि कोई ना कोई ऐसा नौजवान लड़का या लड़की इस देश में से उठना चाहिए जो गोल्ड मेडल मेरे हाथ से गिर गया उसको ले, नेशनल एंथम और हमारा तिरंगा झंडा जो है वो ओलंपिक खेलों में लहराए। ये मेरी आखिरी ख्वाहिश है। मिल्खा जी, बातों का ये सिलसिला अभी जारी रखेंगे। अभी लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। अभी वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं और बातें जारी रखते हैं लेजेंडरी एथलीट मिल्खा सिंह के साथ। माँ बाप जो हैं आज बच्चों में को स्पोर्ट्स में क्यों नहीं भेजना चाहते? मैं ही नहीं भेजना चाहता था अपने बच्चे को। मेरी बीवी डायरेक्टर स्पोर्ट्स रिटायर हुई है, मैं डायरेक्टर स्पोर्ट्स रिटायर हुआ हूँ पंजाब गवर्नमेंट से, मगर हम भी नहीं चाहते थे कि हमारा बच्चा स्पोर्ट्स में जाए। स्वागत है एक बार फिर से। आप देख रहे हैं गुफ्तगू। हमारे साथ हैं लेजेंडरी एथलीट मिल्खा सिंह। तो जैसा कि आपने शुरू में ही आपसे ये पूछा कि आपकी जीतों के बारे में सब लोग जानते हैं, हाँ, अपनी हारों के बारे में बताइए। तो इशारा इस तरफ भी था, ये तो ठीक है कि सब लोग जानते हैं कि रोम ओलंपिक में वो मेडल आपके हाथों से आते आते रह गया। लेकिन इसके बाद एक 30 साल का अरसा आप स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट के डायरेक्टर के तौर पर रहे। वहाँ भी आपकी जो कोशिशें और काविशें थीं, उनमें भी कुछ आपको हार का सामना करना पड़ा, जो आखिरकार आप अपनी इस लंबे नौकरी और अपने इस डायरेक्टरशिप को जब एसेस करते हैं तो आप पाते हैं कि वो सारी कोशिशें जो की गई थी वो एक तरह से वापस बैक टू ज़ीरो हो गई। देखो, बात ये है कि एज डायरेक्टर ऑफ स्पोर्ट्स मिल्खा सिंह की जो जितनी हद तक मैं जा सकता था, कैरों साहब मुझे यहाँ लेके आए, मैं आर्मी में था, मैं जितना भी क्रेडिट है वो आर्मी को देना चाहता हूँ। अगर आज देश का नाम ऊंचा है सारी दुनिया में, अगर आज मिल्खा सिंह का नाम सारी दुनिया में है, तो वो क्रेडिट जो है आर्मी को जाता है। तो आर्मी में मैं था, मगर यहाँ पे उस टाइम चीफ मिनिस्टर जो थे पंजाब के, प्रताप सिंह कैरों, आप जानते हैं ना, कैरों साहब जैसे चीफ मिनिस्टर मेरा नहीं ख्याल के पंजाब को कोई मिला है। मैं तो देखता आ रहा हूँ, काफी देर से देखता आ रहा हूँ। तो कैरों साहब ने ये कोशिश की कि मिल्खा सिंह को आर्मी से निकला के मैं पंजाब में लाऊं, और पंजाब के अंदर मिल्खा सिंह जैसे
100 नौजवान और पैदा करूं। उनका ये इतना बड़ा जरिया था देखने का कि मैं मिल्खा सिंह को यहाँ लेके जाऊंगा पंजाब के अंदर, और यहाँ से ही जो लड़के जो हैं लड़कियाँ निकल सकते हैं जो आगे बढ़ के देश का नाम ऊंचा कर सकते हैं। आर्मी मुझे छोड़ना नहीं चाहती थी। अब जो बच्चा जिस घर में पैदा हुआ हो, कौन माँ बाप हैं जो जाने देंगे उसको? वो मुझे अपना बेटा समझते थे कि हम मिल्खा सिंह को आर्मी से नहीं जाने देंगे। मगर मुझे अभी तक याद है कि पार्लियामेंट हाउस के अंदर जब पार्टी थी तो मैं वहाँ पे था, नेहरू साहब थे, कृष्णा मेनन डिफेंस मिनिस्टर थे, जनरल थिमैया आर्मी का जनरल था। उस टाइम एक ही जनरल हुआ करता था, आज तो जितने मर्जी जनरल आप देख लीजिए, आज कितने जनरल बने हुए हैं सारे। तो जनरल थिमैया को नेहरू साहब ने बुलाया कि कैरों साहब कहते हैं मैंने मिल्खा सिंह को पंजाब में लेके जाना है, जाने दीजिए इनको। वो कहने लगे नहीं जी, हमने तो इनको बच्चों की तरह पाला है, हमने ये किया है वो किया है, हम मिल्खा सिंह को यहां से नहीं जाने देंगे। तो नेहरू साहब के मुझे अभी तक लफ्ज वो याद हैं कि उन्होंने ये कहा कि मिल्खा सिंह कहीं हिंदुस्तान से बाहर तो नहीं जा रहा है, मिल्खा सिंह इंडियन है। अगर कैरों साहब उनको ले जाना चाहते हैं, ऐसे नौजवान और पैदा करना चाहते हैं, तो आपको कोई इतराज नहीं होना चाहिए, जाने दीजिए। अगर मुझे आर्मी से डिस्चार्ज मिला तो इट वॉज बिकॉज ऑफ पंडित जी। और नेहरू साहब, इसकी कैरों साहब की हिम्मत थी कि मुझे वहां से लेके आ गए। हालांकि क्या मुझे तनख्वाह मिलती थी उस टाइम? 39 रुपीज 8 आना, 39 रुपए 8 आने मुझे तनख्वाह मिलती थी। मगर कैरों साहब ने मुझे उस टाइम जो ऑफर दी, उस टाइम जनरल की तनख्वाह वो थी। मुझे कहने लगे कैरों साहब, मेरे आए वहाँ पे नेशनल स्टेडियम में, मैं नीचे सोता था, वहाँ फर्श पे पड़ा था, और मुझे पता लगा जी कैरों साहब आए हैं। अब हमें मालूम ही नहीं कैरों साहब की कितनी ताकत है। हम तो समझते थे कि जो जनरल की ताकत है वो चीफ मिनिस्टर की क्या ताकत होगी। जो आपकी कंपनी होती है उसी मुताबिक आप सोचते हैं, उसी मुताबिक आप बात करते हैं। कैरों साहब आए तो मुझे कहने लगे कि मिल्खा आपने क्या सोचा है? अब चीफ मिनिस्टर आपके घर पे चल के आए जहां पे मैं नीचे सोया हूं, और 39 रुपए 8 आने मेरी तनख्वाह है, और वो आदमी मुझे आके अप्रोच करता है कि मैंने आपको डायरेक्टर स्पोर्ट्स लेना है, पंजाब में लेके जाना है। तो जब वो चले गए तो जो आसपास के मेरे जो कंपनी होती है आपकी, जो नौजवान मेरे साथ रहते थे आर्मी के, अरे छोड़ो मिल्खा सिंह, क्या करोगे वहां जाके, कच्ची नौकरी, आज प्रताप सिंह कैरों है कल को नहीं है, आर्मी में पक्की पकाई रोटी मिलती है, पक्की तनख्वाह है, सब कुछ है, कोई जरूरत नहीं आपको वहां पे जाने। मन बदल जाता है आदमी का कि ये सही कहते हैं कि हो सकता है कि कल वो ना रहें तो मैं कहां जाऊंगा। तो ये कैरों साहब की हिम्मत थी, और उन्होंने कहा मिल्खा आप आर्मी के आदमी हो, आपका दिमाग जो है वो इतना सीधा नहीं है। मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि जो आपको वहां पे मैं पे दे रहा हूं, आप यहां से लोगों से, अपने जो आसपास लोग हैं उनसे पूछ के देखिए कि इनकी कितनी तनख्वाह है, क्या मिलता है इनको। तो जनरल की तनख्वाह पूछिए कितनी होती है। उस टाइम जनरल की तनख्वाह 800 रुपया या 1000 रुपया होगी। लेफ्टिनेंट जनरल की बात बता रहा हूं मैं। तो वो मुझे उस स्टार्टिंग में दे रहे थे। तो मुझे थोड़ा सा मेरे दिमाग के अंदर ये आया, मैंने कहा यार बात तो ठीक है कि ये अब मुझे मिलते हैं 39 रुपए 8 आने, और कहाँ ये 1200 रुपया दे रहा है मुझे, तो ये तो बहुत बड़ी अचीवमेंट है, बहुत बड़ी अचीवमेंट है। तो वो आपने उर्दू का शेर भी सुना होगा कि खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे कि बता तेरी रजा क्या है। तो वो तो एक भगवान बन के, अल्लाह बन के मेरे घर पे आके खड़े हो गए कि मैंने आपको लेके जाना है। तो ये चीजें जो थीं उस जमाने में हमारे में थीं, और वो लेके आए यहाँ पे पहला पंजाब का स्पोर्ट्स स्कूल मैंने खोला जलंधर के अंदर। आप हैरान होंगे, उस स्कूल के अंदर से मैंने इतने हॉकी प्लेयर, इतने फुटबॉल प्लेयर, इतने एथलीट पैदा किए, मगर हमारे पास कोई नौकरी देने का साधन नहीं था। जब आपको अच्छा खिलाड़ी बनाते हो,
अब फर्ज करो कि मैं 100 मीटर बहुत अच्छा दौड़ता हूँ, नेशनल में फर्स्ट आ गया हूँ, इंडिया में फर्स्ट आ गया हूँ, तो टाटा वाले आपके पीछे लग जाते हैं, रेलवे वाले आपके पीछे लग जाते हैं, पुलिस वाले आपके पीछे लग जाते हैं कि हम आपको ये देना चाहते हैं, आप हमारे पास आ जाओ। तो उस टाइम जो था वो ये था कि हम किसी को नौकरी दे के यहाँ पंजाब में नहीं रख सकते थे। तो वो बच्चे जो हम बनाते थे, वो बच्चे कोई टाटा में जा रहा है, कोई रेलवे में जा रहा है, कोई पुलिस में जा रहा है। तो मुझे इस बात की खुशी है, अगर वो चले गए हैं तो कोई बात नहीं, उनको जॉब तो मिल गई है, जो आजकल के ज़माने में नहीं हो रहा है। अब आपने बात छेड़ी है, मैं आपको बता देता हूँ कि माँ बाप जो हैं आज बच्चों में को स्पोर्ट्स में क्यों नहीं भेजना चाहते। मैं ही नहीं भेजना चाहता था अपने बच्चे को। मेरी बीवी डायरेक्टर स्पोर्ट्स रिटायर हुई है, मैं डायरेक्टर स्पोर्ट्स रिटायर हुआ हूँ पंजाब गवर्नमेंट से, मगर हम भी नहीं चाहते थे कि हमारा बच्चा स्पोर्ट्स में जाए। क्योंकि मैं आपको बताना चाहता हूँ, ध्यानचंद जैसा आदमी आज दुनिया में पैदा नहीं हुआ हॉकी के अंदर। आज तक जो ध्यानचंद ने किया है दुनिया के अंदर, कोई भी आदमी उसके साथ का पैदा नहीं हुआ। आज सचिन तेंदुलकर को उन्होंने भारत रत्न उठा के दे दिया, ठीक है, 6-7 कंट्रीज खेलती हैं, रोज मैच फिक्सिंग होती है, आज इंडिया हार गया, कल जीत गया। तो ये सारी चीज़ें जो हैं, ये सारा मैं इस चीज़ को बहुत बुरा मनाता हूँ। जो आदमी पैसा लेके अपनी कंट्री को, इज्जत को बेचता है, मैं उसे स्पोर्ट्समैन नहीं समझता, मैं उसे ट्रू मैन नहीं समझता। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि अगर भारत रत्न मिलना चाहिए था तो पहले नंबर पे ध्यानचंद को मिलना चाहिए। क्या उसकी शान थी, क्या उसकी बात थी 1936 के अंदर, आप तो पैदा भी नहीं होंगे। 36 में हिटलर ने कहा था उसे कि ध्यानचंद जी इंडिया को छोड़ो और यहाँ पे आ जाओ। ही वॉज जस्ट सिपाही, उसने कहा यहाँ आ जाओ, मैं आपको ऑफिसर बना देता हूँ। मगर नहीं, उसको देश से प्यार था। आज मिल्खा सिंह है, हमें एक धेला नहीं मिला। मिल्खा सिंह ने 80 इंटरनेशनल दौड़ी, 77 जीती। कितने मेडल मेरे पास पड़े हैं, कितनी ट्रॉफीज मेरे पास पड़ी हैं जो मैंने डोनेट कर दी हैं नेशनल स्पोर्ट्स म्यूजियम को, ताकि बच्चे देखें और उस पर देख के इंस्पायर हों। तो उस जमाने में पैसा था ही नहीं। तो आज जो है आप एक मेडल लेके आ जाते हैं। मेरे पास एशिया के 7-8 गोल्ड मेडल पड़े हुए हैं, कॉमनवेल्थ गेम्स का मेडल पड़ा हुआ है, ओलंपिक रिकॉर्ड, वर्ल्ड रिकॉर्ड मैंने तोड़ा, हमें किसी ने एक धेला नहीं दिया। मुझे अभी तक याद है कि 1958 के अंदर जब मैंने गोल्ड मेडल जीता कॉमनवेल्थ गेम्स के अंदर, कार्डिफ के अंदर, तो उस टाइम तो ये टीवी वगैरह नहीं थे, उस टाइम ये मोबाइल टेलीफोन वगैरह तो नहीं थे, कुछ भी नहीं था। मगर क्वीन जब आई, मेरे गले के अंदर मेडल डाला, मेरी पूरी हिस्ट्री छपी, मुझे अभी तक याद है, लंदन न्यूज़पेपर के अंदर हिस्ट्री छपी। एक नंगे पांव दौड़ने वाला लड़का, गांव का रहने वाला लड़का, वो कैसे आके यहाँ पे कॉमनवेल्थ गेम्स के अंदर गोल्ड मेडल जीत गया। वो हैरान थे इस बात के ऊपर। तो मैं आपको बात बताना चाहता हूं कि जब मैंने कॉमनवेल्थ गेम्स के अंदर गोल्ड मेडल जीता और क्वीन आई, गले के अंदर मेडल डाला और मिल्खा सिंह विक्ट्री स्टैंड पे खड़ा हुआ है नंबर 1 के ऊपर, और तिरंगा झंडा हमारा जब उन्होंने अनाउंस किया कि मिल्खा सिंह इंडिया फर्स्ट, तो क्या क्लैपिंग हुई। और 1 लाख अंग्रेज स्टेडियम के अंदर बैठा था। इंडियन तो उस जमाने में मेरे ख्याल 2-4 भी नहीं होंगे वहां पे। 58 की बात बता रहा हूं। तो क्वीन ने मेडल डाला और मैं तिरंगे झंडे की तरफ देख रहा हूं, तिरंगा झंडा ऊपर जा रहा है, नेशनल एंथम बज रहा है और मैं खुशी से रो रहा था, मेरी आंखों के अंदर आंसू थे कि मिल्खा आज तूने सही मैंने में अपने देश का नाम ऊंचा किया। तो जब क्वीन चली गई, मैं विक्ट्री स्टैंड से नीचे उतरा। मुझे नहीं मालूम कि एक बॉब हेयर लेडी वो जनाब क्वीन के साथ बैठी हुई थी, और वो लेडी जो थी उसने साड़ी पहनी हुई थी और भागी वहां से, जहां विक्ट्री स्टैंड ग्राउंड के अंदर था, वहां तक भागी भागी चली आई। मिल्खा जी, मिल्खा जी, मिल्खा जी, आपने कमाल कर दिया, आपने अपने देश का नाम इतना ऊंचा किया है कि पंडित जी का मैसेज आया है। अब मुझे मालूम ही नहीं कि ये लेडी कौन है, क्या है, आई हैव नो आइडिया एट ऑल। तो ये हुआ कि वो अपने आप मुझे इंट्रोड्यूस कराती है, मिल्खा जी मैं विजय लक्ष्मी हूं, पंडित जी की बहन हूं और मैं यहां पे हाई कमिश्नर हूं लंदन के अंदर। तो मैंने घुटने छुए उनके, मुझे तो मालूम ही नहीं सारी जो चीज है। तो मुझे कहने लगी कि पंडित जी का मैसेज आया है
कि मिल्खा सिंह से पूछो कि क्या चाहिए उसको। अब वो ज़माना ऐसा था, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि वो ज़माना ऐसा था कि हमें मांगते हुए शर्म आती थी। अगर मैं चाहता, पंडित जी से कहता जी मुझे 200 एकड़ ज़मीन यूपी में दे दो, 200 एकड़ ज़मीन मुझे पंजाब में दे दो, 2-4 कोठियाँ मुझे दिल्ली में डलवा दो, उनके लिए तो बड़ी मामूली बात। मगर मैंने कुछ नहीं मांगा, और मांगा क्या कि देश भर में एक दिन के लिए छुट्टी कर दो। ये हमारी डिमांड हुआ करती थी। आज बच्चे देश की इज्जत को बेच रहे हैं, पैसे की वजह से बेच रहे हैं। ध्यानचंद को बेचारे को कुछ नहीं मिला। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि मैं बच्चों को ये मैसेज देना चाहता हूं, सबसे पहले देश की इज्जत है, बाद में सारी चीजें। मिल्खा जी, मैसेज तो अच्छी बात है। आपने अपने ज़माने में बिना किसी प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर, बिना मतलब बहुत लिमिटेड ट्रेनिंग रिसोर्सेज के भीतर वो करके दिखाया, जो 30 साल तक कम से कम पंजाब में आप उस काम को बहुत वेल प्लान ढंग से करने के लिए ही बने थे। लेकिन उसके बाद कोई दिखाई नहीं देता हमें। भाई बात ये है कि अब वो जो चीज़, मुझे रिटायर हुए अब 25 साल हो गए, 25 ईयर्स हो गए। जो मैंने काम शुरू किए था वो वहीं का वहीं रह गया या उससे भी नीचे चला गया। मैंने आपको सीधे लफ्ज़ों में बता दिया कि जब मैं डायरेक्टर स्पोर्ट्स था, मैंने स्पोर्ट्स विंग खोले। जिस डिस्ट्रिक्ट के अंदर फुटबॉल का शौक है वहाँ पे फुटबॉल के विंग खोले, जिस डिस्ट्रिक्ट के अंदर हॉकी का शौक है वहाँ हॉकी के विंग खोले, जहाँ पे वॉलीबॉल का शौक है वॉलीबॉल के विंग खोले, ताकि जो टैलेंटेड बच्चे हैं उनको वहाँ दाखला दिया जाए, और दाखला देने के बाद उनके लिए फ्री डाइट का इंतज़ाम, कोचेज़ का इंतज़ाम, इक्विपमेंट का इंतज़ाम, हर चीज़ का इंतज़ाम मैंने किया। तो मैंने आपको बताया कि पंजाब के अंदर भी लिमिटेड सोर्सेज थे कि जो उन बच्चों को कंट्रोल कर पाते, जो बच्चों ने देश का नाम ऊंचा किया, मगर वो चले गए इधर उधर। सारी जो चीज़ थी, जितना मैंने काम किया, अब जो है उतना स्टैंडर्ड जो है वो नहीं बढ़ रहा है, और ना ही उतनी सिंसियरिटी रह गई है लोगों के अंदर। वही हम कह रहे हैं कि अगर आप एथलेटिक्स में ही देखें, जो लोग थोड़ा बहुत कुछ अचीव कर लेते हैं, वो डोपिंग वगैरह के इल्ज़ाम में पाए जाकर वो फिर अपना भी नाम डुबाते हैं, देश का भी नाम डुबाते हैं, और इस पेशे का भी नाम डुबाते हैं। ये क्या है, ये क्यों है? डोपिंग ये वगैरह सही क्या बात है? आप कह रहे हैं कि मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब से हिंदुस्तान आज़ाद हुआ है, हमने शूटिंग में मेडल ले लिया, रेसलिंग में ले लिया, बॉक्सिंग में ले लिया, टेनिस में ले लिया, बैडमिंटन में ले लिया। इन चीज़ों के अंदर मेडल हमें मिले हैं। मगर आपको मैं ये बताना चाहता हूं कि सारी दुनिया के अंदर जो है एथलेटिक नंबर 1 मानी जाती है। एथलेटिक जो है, सब चीज़ें पीछे रह जाती हैं, चाहे हॉकी है, फुटबॉल है, और कोई गेम है, नंबर 1 जो है वो एथलेटिक मानी जाती है। आज एक हुसैन बोल्ट है दुनिया के अंदर। हुसैन बोल्ट जो है, आपको मालूम है, फास्टेस्ट मैन इन द वर्ल्ड जी। कितना जमैका का नाम है ना। मैं आपको ये बताना चाहता हूं, जब से देश आज़ाद हुआ है, हमने 5-6 खिलाड़ी ऐसे पैदा किए हैं रनिंग के अंदर, एथलेटिक के अंदर, जो फाइनल में तो पहुंचे हैं मगर देश के लिए मेडल नहीं ले पाए। कौन कौन थे? मिल्खा सिंह नंबर 1 1960 रोम ओलंपिक्स, नंबर 2 गुरबचन सिंह रंधावा इन 1964 ओलंपिक इन टोक्यो के अंदर, नंबर 3 श्री राम सिंह 800 मीटर के अंदर मॉन्ट्रियल 1976 फाइनल में पहुंचे, मगर वो भी नहीं मेडल ले पाए। 84 के अंदर पीटी उषा, वो भी फाइनल में पहुंची, मगर उसके भी हाथ से मेडल गिर गया। जैसे मेरे हाथ से मेडल गिरा, उसी तरह से पीटी उषा के हाथ से मेडल गिर गया। और 5वें नंबर पे अंजू जॉर्ज लॉन्ग जंप के अंदर। ये 5 आदमी जो हुए हैं वो ओलंपिक फाइनल में पहुंचे हैं। फाइनल में पहुंचना भी आसमान को छूने वाली बात है, मेडल लेना तो आसमान से भी आगे जाने वाली बात है ना। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि एथलेटिक जो है उसके अंदर 200 कंट्रीज पार्टिसिपेट करती हैं ओलंपिक गेम्स के अंदर। जो अभी मैं आपको भारत रत्न की बात बता रहा था, भारत रत्न तो उनको मिलना चाहिए जो मौत से लड़े हैं। ये नहीं मैच फिक्सिंग पैसा लेके सारी चीज़ कर आके और फिर उन लोगों को भारत रत्न मिल जाए।
ये अच्छा हुआ कि गवर्नमेंट ने ये डिसीजन लिया कि सचिन तेंदुलकर को इन्होंने भारत रत्न दिया, एटलीस्ट खिलाड़ियों के लिए रास्ता खुल गया। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि आपने आज ये बातें छेड़ी हैं, बड़ी लंबी बातें हैं, क्योंकि जो आजकल बच्चे जो है ये ड्रग्स की बीमारी जो है हिंदुस्तान के अंदर जैसे कैंसर फैल जाता है उस तरह से फैल गई। ये वैसे होता क्या है? नहीं होता ये है, ये जो परफॉर्मेंस एनहांसमेंट के स्टेरॉइड्स ये क्या चीज होते हैं? ये चीज मैं आपको बताता हूं कि ये जितने भी बाहर के कोचेज आए हैं यहाँ पे, उन लोगों ने ये सिलसिला यहाँ फैलाया है।